So simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple Tutorial. बच्चों, लेसन 1 में आपने पढ़ा What is democracy? Features of democracy, arguments against democracy and arguments in favor of democracy. आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस लेसन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इस नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम यह पढ़ेंगे वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। हाउ आर दे ड्रॉन अप, संविधान कैसे बनते हैं। हु डिज़ाइंस देम एंड इन व्हाट वे, उन्हें बनाता कौन है और किस तरीके से। इसके बाद हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उसके फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या हैं। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि इन ए डेमोक्रेसी रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। डेमोक्रेसी में रूलर्स मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। मतलब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनका पालन सिटीजन को भी करना पड़ता है और गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ता है। इन्हीं सब रूल्स को मिलाकर हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बच्चों, अभी अभी आप लोगों ने हिस्ट्री बुक में पढ़ा कि किस तरह फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बना। इससे भी आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा, है ना। पर आपके टेक्स्ट बुक में ये लेसन साउथ अफ्रीका की कहानी से शुरू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने का एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका से ही है। तो वहाँ क्या हुआ और साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के काम को किस तरह अंजाम दिया, हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। बात 17th और 18th सेंचुरी की है। यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज जो वहाँ ट्रेड करने आई, हथियार और ताकत के बल पर साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई कर लिया। हमारे देश में भी तो ऐसा ही हुआ था ना। पर वहाँ एक बात अलग हुई, वो ये हुआ कि वे वहाँ भारी संख्या में बस भी गए। द वाइट्स सेटल देयर इन लार्ज नंबर्स। और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया और वहाँ के रूलर बन गए। रूलर तो यहाँ भी बन गए थे, पर यहाँ अंग्रेज बसे नहीं, है ना। यह एक डिफरेंस हुआ यहाँ और अफ्रीका की कहानी में, ठीक है। फिर उन लोगों ने वहाँ के रहने वालों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया, जिसे अपार्थाइड कहा जाता है। यह एक नया टर्म है आपके लिए। अपार्थाइड को हम लोग रंग भेद की नीति कहते हैं। सो व्हाट इज अपार्थाइड? लेसन के अंत में ग्लोसरी लिखिए। The official policy of racial separation and ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 and 1989। तो इस पॉलिसी ने क्या किया? लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। It divided the people on the basis of the color of skin। साउथ अफ्रीका के जो नेटिव थे उनका स्किन कलर तो ब्लैक था ही, उन्हें ब्लैक्स कहा भी जाता था। उनकी आबादी वहाँ की आबादी का 3/4 हुआ करती थी, मतलब कि वे मेजॉरिटी में थे। तो ये हुआ एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप तो खुद रूलिंग ग्रुप था, जो माइनॉरिटी में थे। वे लोग गोरे होते थे, वाइट्स कहलाते थे। इसके अलावे कुछ लोग थे जो मिक्स्ड रेस के हुआ करते थे, जिनको कलर्ड कहा जाता था। और फिर कुछ माइग्रेटेड इंडियंस भी रहते थे। तो ये वाइट रूलर्स सभी नॉन वाइट्स को इन्फीरियर समझते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे। आप ज़रा इस साइन बोर्ड को देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स। इफ़ यू एंटर दीज प्रमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट। सैवेज डॉग्स devour the corpse। You have been warned। ये साइन बोर्ड क्या कह रहा है? ये साइन बोर्ड नेटिव्स, इंडियंस, कलर्ड्स को साफ साफ कह रहा है
यदि तुम इस परिसर में रात को घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। मतलब आपको वहाँ जाने की मनाही है, इसके लिए वार्निंग दे दी जा रही है। ओके, एक और तस्वीर देखते हैं। इसे देखिए, यह डरबन के सी बीच में लगा हुआ है। यहाँ नोटिस बोर्ड क्या कह रहा है? एक ही बात को 3 भाषा, इंग्लिश, अफ्रीकांस और जुलू में लिखा गया है। सिटी ऑफ डरबन, अंडर सेक्शन 37 of the Durban beach bylaws, this bathing area is reserved for the sole use of members of the white race group. मतलब यह कि यह बीच वाइट्स के लिए रिजर्व्ड है। इस बीच पर नहाने का अधिकार सिर्फ वाइट्स को ही है। बच्चों, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कहते हैं ना, उसका तो यह एक मात्र नमूना है। अब आगे देखते हैं। They were forbidden from living in white areas. उन्हें वाइट्स की बस्तियों में जाने की इजाज़त नहीं थी। साफ है कि ब्लैक्स और वाइट्स के रहने की लोकेलिटीज़ अलग अलग थी। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड ए परमिट। यदि वे वहाँ काम करते थे या किसी के यहाँ काम करते हों तो वहाँ जाने के लिए उनके पास परमिट का होना जरूरी होता था। यही नहीं, ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, हर जगह ब्लैक्स और वाइट्स के लिए अलग अलग इंतजाम थे। सी बीच अलग थे, ये तो आपने स्लाइड में देख ही लिया। इसी को सेग्रीगेशन कहा जाता है। हद होती है ना किसी चीज़ की। प्लेस ऑफ वर्शिप को भी बांट दिया। ब्लैक्स उस चर्च में नहीं जा सकते थे जिस चर्च में वाइट जाते थे। अभी ट्रेन का जिक्र आया तो एक बात याद आ गई, कंटेक्स्ट भी बिल्कुल यही है। क्या आपको मालूम है कि गांधी जी भी अफ्रीका में इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए थे? बात 1893 की है, जब वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास ट्रेन का वैलिड टिकट भी था, वो भी फर्स्ट क्लास का। फिर भी पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उस समय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पर था। जिस बॉगी में गांधी जी बैठे हुए थे, उसी बॉगी में बैठे हुए किसी यूरोपियन पैसेंजर ने इस बात पर आपत्ति जाहिर कर दी। क्यों जाहिर कर दी? क्योंकि उस समय किसी नॉन वाइट को ट्रेन के फर्स्ट क्लास बॉगी में बैठकर ट्रैवल करने की इजाज़त ही नहीं थी। इसी बात पर टीटी ने गांधी जी से कहा, आप ट्रेन से उतर जाइए। इस बात का गांधी जी ने विरोध किया और उतरने से मना कर दिया। इसीलिए जब ट्रेन पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर रुकी तो उन्हें धक्के मारकर उतार दिया गया और उनका सामान नीचे फेंक दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो हमने सेग्रीगेशन देखा। इसके अलावा और भी कई चीज़ें थी जिससे वे लोग वंचित थे। दे हैड नो वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। दे कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, वे अपना संगठन नहीं बना सकते थे। दे कुड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस टेरिबल ट्रीटमेंट, मतलब एक तो गलत हो ही रहा है, आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं था तो क्या वे लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे या विरोध किया? तो बच्चों, 1950 से ही इन लोगों ने, मतलब सिर्फ ब्लैक्स ही नहीं, सारे नॉन वाइट्स ने इस सिस्टम के खिलाफ, मतलब अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ संघर्ष किया। इन लोगों ने प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले, स्ट्राइक्स भी की। और इस फाइट को लीड किसने किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके झंडे तले सारे विरोध करने वाले एकजुट हुए। इसमें कई वर्कर्स यूनियन भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यही नहीं, कई वाइट्स लोगों ने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया और इस संघर्ष में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। स्लाइड पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका जिक्र किए बगैर यह कहानी अधूरी रहेगी। आप नेल्सन मंडेला हैं। अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में इनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। इन्होंने अपनी लड़ाई में महात्मा गांधी के बताए अहिंसा के रास्ते को चुना।
इसीलिए इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी उस पर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उन पर ट्रेजन का मुकदमा चलाया और देश की अपार्थाइड रेजिम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट अर्थात आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ट्रेजन तो आपको पता ही होगा, हमने पढ़ा था। लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन मतलब बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, देशद्रोह या राजद्रोह। लेसन के शुरुआत में आप जो इटैलिक्स में लिखा देख रहे थे, यह उनकी एक फेमस स्पीच है जो उन्होंने ट्रायल के समय दिया था। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. उनकी इस स्पीच ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसके लिए उनकी प्रशंसा भी हुई। और ये स्पीच है ना, स्पीच के लास्ट सेंटेंस में आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, इसी नाम से ये स्पीच फेमस भी हो गई। देन ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड। तो इस तरह वे अगले लगभग 28 साल रॉबन आइलैंड में कैद रहे। इसी समय इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस बुक का नाम आप याद रखिएगा। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रॉबन आइलैंड्स कहाँ पर स्थित है। उस जेल को भी देख सकते हैं, आजकल उसे म्यूजियम बना दिया गया है। कई देशों ने भी इस रंग भेद नीति को कंडेम किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर भी इस रेसिस्ट गवर्नमेंट ने ब्लैक्स को, कलर्ड को गिरफ्तार करना, टॉर्चर करना, उनकी हत्या करना जारी रखा। तो बच्चों, अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टाइम टू सी प्रोबेबल क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक से प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। 1. What is apartheid? 2. What is treason? 3. How were blacks discriminated in South Africa? 4. Why was Nelson Mandela sentenced to life imprisonment? Next, name the umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation. 6. Write briefly about the struggle against apartheid in South Africa. तो बच्चों, अब आप लोग एक बार अपने टेक्स्ट बुक को बढ़िया से पढ़िए और इन आंसर्स को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हुआ। ठीक है, तब तक कीप रीडिंग एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।